PMC मॉक टेस्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं आज, जिसमें केमिस्ट्री पोर्शन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं, 1 2 3 4, और आज हम टेस्ट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। सो इसका पहला सवाल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज कैल्शियम हैज़ इन 3p ऑर्बिटल। ये कैल्शियम में 3p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके लिए आपको कैल्शियम के जैसे हमें पता है, बहुत सारे तरीके से बता सकते हैं कि कैल्शियम चूँकि 2a ग्रुप का एलिमेंट है, 2a ग्रुप के एलिमेंट की जर्नल वैलेंशियल कन्फिग्रेशन क्या होती है, NH2। ठीक है, तो अगर हम कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें ओके, सो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो 3p में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो पता लग जाएगा, दैट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल हैविंग n = 1 l = 0 and m = 0। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इस ऑर्बिटल में मौजूद होंगे कि जब n = 1 होगा। n = 1 मतलब k शेल, l एजिमुथल क्वांटम नंबर = 0 मतलब s ऑर्बिटल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। यहाँ पर s सब शेल की s ऑर्बिटल की बात की जा रही है। तो s ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। चूँकि l = 0 कह दिया उन्होंने, l = 0 हमारे पास s के लिए होता है, और s में हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो B इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब शेल्स आर प्रेजेंट इन M शेल। M शेल में कौन कौन से सब शेल्स होते हैं। जैसा हमें पता है, K के अंदर सिर्फ हमारे पास S होता है, L के अंदर SP होता है, P भी होता है, M के अंदर S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, और N के अंदर S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, और F भी होता है। यहाँ पर कह रहे हैं M शेल में कौन से हैं, SPD है, C ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ R जर्नल गैस कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जर्नल गैस इक्वेशन की वैल्यू किससे आज़ाद होती है। जर्नल गैस इक्वेशन आपको पता है, दैट इज़ PV = nRT। अब जो R की वैल्यू है वो प्रेशर पर भी डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे भी कर रही है, टेम्परेचर भी कभी कर रही है, लेकिन जो मोलर मास ऑफ द गैस है, मॉलिक्यूलर मास, उस पर डिपेंड नहीं कर रही। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द गैस। चूँकि जर्नल गैस इक्वेशन में हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास नहीं होता हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डज नॉट होल्ड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कौन सा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट नहीं काम करता। देखो फर्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं, गैसेज आर कंसिडर्ड टू बी कंपोज ऑफ माइन्यूट डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, ठीक पॉइंट है ये। द मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन, ये भी ठीक बात है। द प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोडक्ट ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर, ये भी ठीक है। कंटेनर के वॉल से जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट होता है। बी कह रहे हैं, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा कि गैस का वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा। तो डी यहाँ पर जो है ना, ये हमारे पास गलत है, ये रॉन्ग पोस्टुलेट है, ये होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन, इसका आंसर बताएं। स्प्रेडिंग ऑफ सेंट इन द एयर इज, हवा में इत्र की खुशबू का फैल जाना क्या है। क्या है भाई, डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन मतलब गैस का फैल जाना। डिफ्यूजन का मतलब हो किसी स्मॉल होल के थ्रू गैस का लीक होना।
दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये तो डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इनडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन? इनमें किसका इनडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, या हम कह सकते हैं कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है, उनका एक डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। क्योंकि जो अमरफा सॉलिड होते हैं उनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, उनकी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती हैं, तो उनका इनडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। यहाँ पर हो गया हमारा डी, अमरफा सॉलिड्स, रबर वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, ये सब आ गए। किसी ख़ास एक टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होता है, वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के बीच में मेल्ट होते हैं, पहले सॉफ्ट होते हैं फिर मेल्ट होते हैं, फिक्स टेम्परेचर नहीं होता उनके मेल्ट होने का, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होता है। नेक्स्ट है द अरे ऑफ पॉइंट्स विच शोज द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल अरेंजमेंट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड। मतलब वो पॉइंट्स जो बताते हैं कि एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल क्रिस्टल में कहाँ अरेंज हैं, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इसको क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। जैसे कि इस तरह से अगर बना हुआ है ना, लाइक दैट, जैसे कि हमारे पास क्यूबिकल क्रिस्टल है। अब इसका क्रिस्टल लैटिस क्या होगा? इसके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आएंगे ना, इधर पर एक पॉइंट आएगा, इधर पे पॉइंट्स आएगा। अभी जो पॉइंट्स हैं ना, दीज आर क्रिस्टल, ये सब मिलकर बनते हैं क्रिस्टल लैटिस। जैसे पूरे क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है, सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो रेशो है वो केसी से बड़ा है, ग्रेटर देन केसी है। इसका क्या मतलब हुआ? ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 है, केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब देखो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसका रेशो अगर ये ग्रेटर देन केसी हो जाए तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है, और प्रोडक्ट ज़्यादा है तो मुराद के प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रहा है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो देयर आर मोर रिएक्टेंट्स इन द सिस्टम, मोर प्रोडक्ट्स आर नीडेड टू अटेन इक्विलिब्रियम, देयर आर मोर रिएक्टेंट्स इन द मिक्सचर, मोर रिएक्टेंट्स आर नीडेड टू अटेन इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड तो नहीं, बैकवर्ड आएगा। सी, मोर रिएक्टेंट आर नीडेड टू अटेन इक्विलिब्रियम। उसका मतलब ये है, प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जो रेशो है वो ग्रेटर देन केसी आ रहा है, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स ओनली ऑन वन रिएक्टेंट concentrations although more than one reactants are present in the reaction mixture is known as। कौन सा रिएक्शन है होगी ये, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करे, दूसरे भले दूसरे मौजूद हो, बस पे रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब जो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल कह रहे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि बोलेंगे सिर्फ ऑन वन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जो रेट है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, दैट वाइट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट लॉ दिया हुआ एक रिएक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये रेट लॉ दिया हुआ है कि इंटू NO इंटू O3, द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विथ एनी रिस्पेक्ट टू ओजोन। ओजोन आपको पता है, ओजोन हम O3 को कहते हैं। O3 के रेस्पेक्ट से ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, ऊपर पावर चेक कर लेते हैं। तो O3 के ऊपर क्या पावर लगा हुआ है? 1, इस पर भी 1। तो NO के रेस्पेक्ट से भी, नाइट्रिक ऑक्साइड के रेस्पेक्ट से भी यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ओजोन गैस के रिस्पेक्ट से भी यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया ए, फर्स्ट, के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ऊपर पावर 1 लगी हुई है। अगर पावर 2 होता तो सेकंड ऑर्डर होता, पावर 3 होती तो थर्ड ऑर्डर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इनमें से कौन सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की करेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है? अब आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है हमारे पास, Q इक्वल टू डेल्टा E
प्लस डब्ल्यू, ये होता है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ए तो नहीं होगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू, अच्छा डेल्टा एच इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये डी ऑप्शन होगा। डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, या फिर क्यू प्लस डब्ल्यू भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है क्या वर्क डन बाय द सिस्टम। तो डी है हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe इज प्रिसिपिटेटेड आउट व्हेन कॉपर स्ट्रिप इज डिप्ड इन। आयरन की प्रिसिपिटेशन होती है जब कॉपर स्ट्रिप को डिप किया जाता है किसमें, व्हेन कॉपर स्ट्रिप इज डिप्ड इन। मैं कह रहे हैं यहाँ पर इसमें एक हमने बीकर लिया, इसके अंदर आयरन जो है वो Fe आयरन को डाल दिया इसके अंदर, ठीक है भाई। तो इसके अंदर आयरन को डाल दिया, या बल्कि सिर्फ कॉपर स्ट्रिप को डिप किया गया है, तो इसके अंदर ऐसा कोई कंपाउंड प्रिसिपिटेट होगा जिसके अंदर आयरन मौजूद होना चाहिए। अब इन चारों में से आयरन किस कंपाउंड में मौजूद है, ए में ही है, तो FeSO4 सॉल्यूशन जो है उसमें से Fe जो है प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सब्सटेंस इन एलिमेंटल फॉर्म। फ्री स्टेट में जब कोई एलिमेंट होता है अकेला तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, यस, ए ऑप्शन करेक्ट। द कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिबिट, कोवेलेंट कंपाउंड्स के इन चारों में से क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, फास्ट रिएक्शन, नॉन डायरेक्शनल नेचर, नॉन रिजिड स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म। तो डी हो जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म देखने में आती है, जैसे ऑर्गेनिक के अंदर हम देखते हैं आइसोमर्स बन रहे होते हैं उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज, दो एटम के बीच का पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अब आपको पता है पाई बॉन्ड इस तरह से बनता है कि व्हेन वन p ऑर्बिटल overlaps with other p orbital through parallel overlapping or sideways overlapping, and it is called pi bonding. तो formed by axial overlapping of atomic orbital, axial overlapping से नहीं बनता, तो गलत हो गया पे। formed by parallel overlapping of atomic orbital and is stronger than sigma bond, नहीं stronger नहीं होता ये sigma bond से weak होता है pi bond। formed by axial overlapping तो होती नहीं है, formed by parallel overlapping of atomic orbital and is weaker than sigma bond। डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, क्योंकि पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। आगे बात समझो। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको कौन सी एनर्जी कहते हैं, नहीं, this is called bond energy. Activation energy is the amount of energy which is required to start a chemical reaction. किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट इन अल्कली मेटल्स द हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। अल्कली मेटल्स में हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट कब एग्जिबिट होगी, देखो शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी, तो शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। आप सबसे ज़्यादा शेल किसके पास है इसके अंदर, रुबिडियम के पास होंगे, तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट यहीं पर देखने में आएगा। शील्डिंग इफेक्ट इन थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, थर्ड पीरियड में पीरियोडिक टेबल शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, देखो थर्ड पीरियड में तो सब में 3 शेल होंगे, चूँकि थर्ड पीरियड कह रहे हैं तो थर्ड पीरियड में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड
कंटेन्स 3 शेल्स। लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़नी शुरू हो जाती है। तो शील्डिंग इफेक्ट लेफ्ट से राइट जाते हुए थर्ड पीरियड में रहते हुए जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होंगे? तो सबके पास 3 शेल, लेकिन चूँकि क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उससे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगी। शील्डिंग इफेक्ट जब आती है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करना मुश्किल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट एटॉमिक साइज? सबसे बड़ा एटम किसका होगा इनमें से? ग्रुप 10 तो पता ही है ना, एटॉमिक रेडियस। यस, बेरियम होगा डी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। सबसे नीचे रेडियम पाया जाता है, तो रेडियम सबसे बड़ा एटम होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, कल जैसे जो पढ़ रहे थे, तो 2A ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो सबसे नीचे जो पाया जाएगा वो वाला कोई हाइड्रोक्साइड लिख लें, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगा ये, और सबसे लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होगा, रिएक्शन भी नहीं करता वाटर के साथ ये। द कलर ऑफ Zn+2 कंपाउंड्स इज? जिंक के कंपाउंड्स का कलर क्या होता है? जिंक ऑक्साइड, जिंक, यस, कलरलेस होते हैं। यस, जिंक कभी भी कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करता, तो हमेशा वाइट कंपाउंड बनाते हैं, कलरलेस। द ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड? कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट में से हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है? जिंक ही बनाता है। गुड, जिंक हमारे पास सिर्फ +2 बनाता है। आयरन की बात की जाए तो ये +2 +3 दोनों बनाता है। कॉपर की बात की जाए +1 +2 दोनों बनाता है। मैंगनीज की बात की जाए तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 ये सब बनाते हैं। तो जिंक जो है वो सिर्फ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, दैट इज़ +2। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन में कितना होता है? तो 1.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 1.4 या 1.39 राउंड ऑफ करके 1.4 कहते हैं। तो बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो लेंथ होती है, सिंगल डबल सब की सेम ही लेंथ होती है, 1.4 एंगस्ट्रॉम। चूँकि रेजोनेंस होती है, पाई बॉन्ड रोटेट करते हैं, दैट्स वाई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो भी है, मतलब बेंजीन के अंदर जितने भी बॉन्ड्स लगे हुए हैं, क्योंकि बेंजीन में आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, दोनों तरह के बॉन्ड्स हैं। अब इन सब की बॉन्ड लेंथ सेम है, 1.4 एंगस्ट्रॉम, इसकी भी 1.4 एंगस्ट्रॉम, इसकी भी 1.4 एंगस्ट्रॉम। जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं उन सब के 1.4 एंगस्ट्रॉम है। तो जितने भी बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 सब के 1.4 एंगस्ट्रॉम, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो चाहे वो डबल बॉन्ड। बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन। मतलब बेंजीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है 135 साइक्लोहेक्साट्राईन से। तो 135 साइक्लोहेक्साट्राईन जिसमें बेंजीन की तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका, बट जो बेंजीन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास एक रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो कितना ज़्यादा स्टेबल होता है ये बताना है तो सिंपल देखो, एनर्जी जो है ना वो किलो जूल पर मोल में नापी जाती है, वैल्यू सब में सेम है, यूनिट में फ़र्क आ रहा है। तो एनर्जी हमें पता है किलो जूल पर मोल में हमेशा मेजर करते हैं कि केमिस्ट्री में, तो किलो जूल पर मोल कहाँ लगा हुआ है? बस ये सही हो गया। बाकी 150.5 तो सभी में, तो यह वैल्यू में मसला नहीं था, यूनिट में मसला था। नेक्स्ट है सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ट्रीटिंग विथ व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट अगर हम ले लें, लेट्स से CH3COONA, दिस इज़ द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसिटेट। इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें, पानी में डाल दें, तो क्या होगा? ये प्लस माइनस माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, प्लस वाला माइनस से, तो ये बनेगा CH3COOH प्लस NaOH।
मतलब कि एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब वाटर से रिएक्शन कराया जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, जैसे एसिटिक एसिड मिला, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, दैट्स वाटर। द फ्लेवर ऑफ अमाइल ब्यूटाइरेट, अमाइल ब्यूटाइरेट का फ्लेवर इनमें से किस फ्रूट के अंदर पाया जाता है? एप्रिकॉट। एप्रिकॉट किसे कहते हैं? यस, ये तस्वीर भी बनाई हुई है मैंने, खुबानी। तो खुबानी जो होता है ना, उसको जो फ्लेवर होता है तो वो एक एस्टर की वजह से होता है, अमाइल ब्यूटाइरेट उसका नाम होता है। द बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट प्रोड्यूसेस, कह रहे हैं कि इथाइल एसीटेट की बेसिक हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेपोनिफिकेशन। सोप की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, सेपोनिफिकेशन। अब इसमें क्या इथाइल एसीटेट लिया हमने, CH3 COO C2H5 प्लस वाटर, ठीक है, तो प्लस माइनस। अच्छा, इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो वाटर बेसिक मीडियम में करेंगे तो NaOH आ जाएगा यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये प्लस माइनस और ये हो गया माइनस और ये प्लस, तो ये इधर जुड़ा ये इधर जुड़ा, तो एक हमारे पास बनेगा CH3 COO दैट इज सोडियम एसीटेट, प्लस एक बनेगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो दो चीज़ें मिलनी है, सोडियम एसीटेट और इथाइल अल्कोहल। तो जब इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस की जाती है बेसिक मीडियम में तो हमें सोडियम एसीटेट और इथाइल अल्कोहल मिलता है। तो मतलब इथेनॉल और इथेनॉल और सोडियम एसीटेट। इथेनॉल हम इथाइल अल्कोहल को ही कहते हैं कॉमन नेम में। इथेनॉल इज IUPAC नेम एंड इथाइल अल्कोहल इज कॉमन नेम। नेक्स्ट द फॉलोइंग आर एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, इनमें से सारे एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं सवाए इसके। एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं डजंट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन पर डिपेंड ना करें, जिनका डायरेक्शन से कोई लेना देना ना हो, तो उसको हम कहते हैं एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़। डजंट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ये अनाइसोट्रोपिक है, मतलब डिफरेंट एक्सेस पर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आती है। थर्मल कंडक्टिविटी भी डिस्टेंस वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डिफरेंट डायरेक्शन पर डिफरेंट तरह से कंडक्ट करता है हीट को सब्सटेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी डायरेक्शन डिपेंडेंट है, जैसे ग्रेफाइट है उसमें पैरेलल टू द प्लेन करंट पास हो जाता है बट परपेंडिकुलर टू प्लेन पास नहीं होता, तो इसलिए हम कह सकते हैं ग्रेफाइट अनाइसोट्रोपिक नेचर रखता है। मेल्टिंग पॉइंट वाहिद प्रॉपर्टी है जिसका जो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। अब जैसे आइस की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो किसी भी डायरेक्शन से मेल्ट करो 0 डिग्री पे मेल्ट होगा, तो वो अनाइसोट्रोपिक नहीं है, सवाए इसके सारे अनाइसोट्रोपिक। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन डायरेक्शन आर कॉल्ड, वो प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? अभी तो बताया है एनाइसोट्रोपिक, तो पिछले वाले MCQ दोबारा आ गया, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, बस केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। अब आई डोंट लाइक डूइंग डैश स्पेशली मॉपिंग द फ्लोर, मुझे डैश करना पसंद नहीं है, ख़ास तौर पे फर्श में पोछा लगाना। यस, हाउस कोर्स, घर का काम होता है उसको हाउस कोर्स कहते हैं, हाउस कोर्स। होमवर्क तो स्कूल का काम हो गया, हाउस जॉब तो जो डॉक्टर्स वगैरह करते हैं, MBBS के बाद करते हैं ना 2 साल का हाउस जॉब। यस, हाउस जॉब, वो MBBS करने के बाद हाउस जॉब करते नहीं, हाउस जॉब उसको नहीं, वो हाउस वाइफ कहती हैं औरतें, क्या मैं हाउस वाइफ हूँ। लेकिन हाउस जॉब जो है ना, वो जॉब को कहते हैं जो हॉस्पिटल वगैरह में डॉक्टर बनने के बाद आपने देखा होगा जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं,
उसको हाउस ऑफिसर कहा जाता है, उनको वो हाउस जॉब्स करते हैं। तो यहाँ पर हाउस कोर्स होता है घर के काम काज जिसको हम कहते हैं। तो हाउस कोर्स मतलब मॉपिंग पोछा लगाना, घरेलू काम काज, और मॉपिंग का मतलब होता है पोछा लगाना। पहले में अटक गए तुम लोग। When we were in Singapore last year, we dashed at a beautiful resort near an island. जोर से बोलो। Stayed, yes, हमने ठहरे। हमने क़याम किया एक ब्यूटीफुल रिजॉर्ट में। स्टेड ठहरे ना, क़याम किया हमने, रुके हम। Give her a break. It was not her dash that the bus arrived late. Yes, it was not her fault. ये उसका कसूर नहीं था, उसकी गलती नहीं थी कि बस देर से आई। सही है, फॉल्ट होगा, कसूर, गलती। The earth dash to be moving. ज़मीन ऐसा लगता है जैसे घूम रही है। यह seems आ जाएगा। The earth seems to be moving. अर्थ ऐसा लगता है घूम रही है। प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा ना, लगना, सीम, लगना। A white ball dash for the first time in the cricket in 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में सफ़ेद बॉल को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। यस, a white ball was used for the first time in 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप। सही है, तो यहाँ पर was used हो जाएगा। (92) में पाकिस्तान जीता, बीसी में था। अब जो कल दोबारा जीतेगा, क्या जीतेगा, हारेगा? जीतेगा ना। One day people dash to the moon. एक दिन लोग चांद का सफ़र करेंगे। वन डे मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि लोग चांद का सफ़र करेंगे, तो क्या होगा? विल ट्रैवल। यस, वन डे पीपल विल ट्रैवल, सफ़र करेंगे चांद का, एक दिन ऐसा आएगा। जो फ्यूचर की बात करें ना, एक दिन, वन डे। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। विच टाइप ऑफ नरेशन इज़ यूज्ड हियर? कौन सा नरेशन यहाँ यूज़ हुआ? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है ये, तो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कहाँ से हो गया? दैट आ गया ना, वो डायरेक्ट होता है। वो जिसको डायरेक्ट के अंदर कोटेशन मार्क्स होता है, इन्वर्टेड कॉमास होता है उसके अंदर। कहाँ है इसमें इन्वर्टेड कॉमा? पढ़ा तो होगा 9-10 में। यू हैव टू वेट, ही विल बी विथ यू डैश अ मिनट। तुम इंतज़ार करना पड़ेगा, वो तुम्हारे साथ होगा 1 मिनट में। यस यस, ही विल बी विथ यू इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट में वो तुम्हारे साथ होगा। इन अ मिनट। ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश डैश 2005। उसने अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया 2005 में। ये नहीं आएगा, गुड, क्योंकि लॉन्गर पीरियड है, एयर्स वगैरह के साथ इन लगाते हैं, राइट। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। रिकमेंड की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? यस, DS, रिकमेंड, सही है। दैट्स इजी। स्पॉटिंग एरर है। इनमें से बताए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इन चारों में से? द पीपल whom will help you, whom तो होगा ही नहीं। द पीपल who will help you find a job are here।
हु विल हेल्प यू फाइंड अ जॉब आर हेयर। 20 देखते हैं। द पीपल हु विल हेल्प यू फाइंड अ जॉब आर, तो वर नहीं आएगा ना विल के साथ, सी नहीं। द पीपल हु विल हेल्प यू फाउंड, नहीं, बी हो गए। ठीक है, बी करेक्ट है, देयर इज नो मिस्टेक इन बी। इसमें बताइए कौन सा करेक्ट है। So you thought I was going to, but I didn't snatch people pocketbooks. You thought I was going to, but I didn't snatch people's pocketbooks. सही है, ये तो नहीं होगा, भी ज़्यादा बेहतर है। सी है, you thought I am going to, but I did not snatch people's pocketbooks. You thought I am going to, I didn't और am आ गया था तो ऐसे ही गलत हो गया, सी हो गया। You thought I was going to, but I don't snatch, नहीं, यस बी करेक्ट है, सही। दिस इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताइए। लेट्स टूक तो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा। लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेशन। लेट्स टेक अप भी नहीं होगा, लेट्स टेक आउट भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेशन। ठीक है भाई, दैट्स इट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5।